Very good morning. Mineral belts of India. लिखो। भारत खनिज संपदाओं में आप लोगों का 4 स्टूडेंट्स का सिर्फ आया है नोट्स। मैंने आंध्रपौध पे लिखने के लिए बोला था, उसमें रिया जोशी का मैंने पढ़ा। एक तो मेरे क्लास ख़त्म होने के 5 मिनट बाद ही भेज दिया लगता है। नाम किसी का नहीं लेंगे, ओके। मेरा निष्कर्ष ये था कि आप लोगों ने सिर्फ हमारे पॉइंट्स को पैराग्राफ में कन्वर्ट कर दिया और हमारे पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना होता है नोट्स लिखने के लिए। जैसे मान लो मैंने रिया जोशी का नाम ले लिया, तो हम बताना चाहेंगे कि इन्होंने क्या किया कि आंध्रपौध का मैंने जो भी 6, 7, 8 पॉइंट बताए थे, उन सबको जोड़ करके एक पैराग्राफ बना दिया और मुझे भेज दिया। ये कौन सा आंसर राइटिंग है? हमने तो पॉइंट दिया था, उस हर पॉइंट को इलैबोरेट करना है ना, उसका विस्तार करना है। हमने उदाहरण दिए थे कि आप विश्व के मानचित्र पर आंध्रपौध को दिखाओगे, मतलब जो दिया था उससे भी खराब करके वापस भेज दिया। नंबर कभी नहीं आएगा। दोष न ज्योग्राफी का होगा। आप लोगों को पता नहीं किसने दिमाग में बिठा दिया कि आंसर राइटिंग के नाम पर सिर्फ पैराग्राफ्स बना के लिख दो तो नंबर आ जाएगा। अरे आंसर राइटिंग में स्ट्रक्चर होता है, मैप होता है, डायग्राम्स होते हैं। कितनी बार समझाई जाए इस बात को। तो आई एम हेविली डिसअपॉइंटेड। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा जब आप उसमें एक वर्ल्ड मैप लगाने का आइडिया नहीं डाल पा रहे हो तो क्यों क्लास कर रहे हो। और जब मेरे इतने समझाने पर ह्यूमन इकोनॉमिक ज्योग्राफी शुरू हुआ था, तब भी मैंने समझाया था कि ज्योग्राफी मतलब जियो प्लस ग्राफिक्स। कोई असर ही नहीं होता है समझाने का। आप लोगों का जो अपना पैटर्न है बचपन से लेकर अभी तक कथा लिखने का, वही कथावाचक प्रवृत्तियां जो है ना, आपको यूपीएससी में नंबर नहीं दिलवाएंगी। ज्योग्राफी में तो नंबर बिल्कुल नहीं आएगा। आप लोग को बहुत सावधानी बरतनी है। हिंदी माध्यम में जितने लोग यूपीएससी गाइडेंस प्रोग्राम चला रहे हैं, उनमें से 99.9% लोगों ने पीटी भी क्वालिफाई शायद नहीं किया होगा कहीं। और कुछ लोग तो यूपीएससी दिया ही नहीं है, वो सीधे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, बनारस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, लेक्चरशिप की जॉब नहीं लगी, दिल्ली आ गए, कोचिंग में जहाँ तहाँ कुछ कुछ पढ़ा रहे थे, पढ़ाते पढ़ाते अपनी संस्था खोल दी। अच्छी बात करना, मीठी बात करना, लुभावनी बात करना, कम्युनिकेशन बढ़िया रखना, आशीर्वाद देना, घर बुला लेना, अपने लिए सब्जी मंगवा लेना, ये सब ट्रेडिशंस मुखर्जी नगर में भी चला या चलता है। चेलागिरी बनाना, और गुरु जी की सेवा में ही लोग इतने खुश हो जाते हैं।
क्या बोलूं मैं, तुम लोग के आंसर को देख करके मुझे डिसअपॉइंटमेंट है। अगर कोई व्यक्ति आंत्रपौध में मैंने लिखवाया कि वैश्विक बंदरगाह होता है, क्या उसमें आप 2 लाइन ऐड नहीं कर सकते हो कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्ग पर होता है, यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय जहाज, मेरी हिंदी उतनी अच्छी नहीं काम करती है, कई बार पता नहीं क्या हो जाता है, अंतर्राष्ट्रीय जहाज यहाँ रुकते हैं और यहाँ पर एक डॉकयार्ड होता है, उसमें रिफ्यूलिंग होता है। तो इसी उत्तर को कम से कम 3-4 पैराग्राफ में मैंने दिखाया कि फाइनेंशियल, स्टॉक मार्केट और मनी एक्सचेंज ये सब होता है, रिफ्यूलिंग स्टेशन, डॉकयार्ड होता है। तो क्या इसका वर्णन नहीं कर सकते हो? क्या सिंगापुर के विषय में कुछ नहीं जानते हो? अंकुर प्रकाश, अभी मैंने सबका नहीं देखा है, हो सकता है आपने अच्छा लिखा हो, लेकिन जो कल आया था पहला 3 जो आया था, मैंने 3-4 मैंने उसको देखा, तो उसमें मुझे बहुत डिसअपॉइंटमेंट है। दूसरा, हैंडराइटिंग भी लगभग लड़खड़ाता हुआ सा है। किसी के हैंडराइटिंग से ये नहीं लग रहा था कि उसके हाथ में ताकत है, ये नहीं लग रहा था कि उसके हाथ से जो शब्द निकल रहे हैं उसमें आत्मविश्वास है। किसी तरह से लिखी हुई हिंदी, मुझे लगा कि क्लास 6th या 7th के किसी स्टूडेंट का मैंने नोट्स देखा है। देखो, हमारी बातें बहुत कड़वी होती है, हमसे बहुत लोगों का, स्टूडेंट का भी ईगो क्लैश हो जाता है कि हम इतना कड़वा क्यों बोलते हैं, लेकिन मेरा उद्देश्य कुछ और है। हम वैसे वाहवाही, शाबाशी और आशीर्वाद और भगवान भरोसे नहीं छोड़ सकते। अपने कमियों से लड़िए। मैंने आप लोगों को बताया था कि हैंडराइटिंग और हिंदी भाषा, आरेख, मानचित्र निर्माण, प्रश्न को स्ट्रक्चर्ड भी कर सकते हो, प्रश्न को स्ट्रक्चर्ड भी कर सकते हो। ज्योग्राफी में पूरी स्वतंत्रता है कि आप ABCD करके ऐसे पॉइंट बना के भी लिख सकते हो, या छोटे छोटे पैराग्राफ्स चेंज करके लिख सकते हो। ये मैंने नहीं किया, कहा था कि मैं 8 पॉइंट दूं तो 8 को आप लाइन से सजा करके एक ही पैराग्राफ में ठूंस दो, ये मैंने नहीं कहा था करने। चलो, आपका पहला प्रयास था, आप लोगों का पहला प्रयास था, इसलिए कोई बात नहीं है। अब पॉजिटिव नोट पे बात करते हैं डांटने के बाद। खुद से विषय को विस्तार करने की, विश्लेषण करने की क्षमता अगर विकसित नहीं होती है, IAS कभी नहीं बनोगे, क्योंकि वहां विषय ही ऐसा कुछ आएगा, प्रश्न ही कुछ ऐसा पूछेगा जिसमें थोड़ा सा ट्रेडिशनल है, थोड़ा सा करंट है, थोड़ा सा तुम्हारी समझदारी को पूछ रहा है। प्रश्न का नेचर ही कुछ और होता है। मिनरल बेल्ट्स ऑफ इंडिया, इस टॉपिक को करते हैं। पहले बहुत सारी चीज़ों में बताया हुआ रहता है कि क्या है मिनरल्स, एलिमेंट्स, मॉलिक्यूल, एटम्स, एलिमेंट्स, मॉलिक्यूल, कंपाउंड्स,
फिर मिनरल्स, लोड्स, रॉक। तो ये है। मुझे नहीं लगता है इसको समझाने की ज़रूरत है, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है रॉक चैप्टर में। लेकिन मिनरल्स को पढ़ने के पहले जो माइनिंग होता है ना, यानी उत्खनन होता है, वो इसी 3 स्टेज में किया जाता है। ये तीनों स्टेज में माइनिंग हो सकता है। रॉक माइनिंग, लोड्स माइनिंग। लोड्स है, इसको तुम ओर भी कह सकते हो। रॉक माइनिंग, ओर माइनिंग, मिनरल्स माइनिंग, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल। मॉलिक्यूल से डायरेक्ट कंपाउंड्स डायरेक्ट लोड्स बना सकता है। डायग्राम हो गया तो जल्दी बताओ। ये मिनरल बेल्ट्स ऑफ इंडिया को पढ़ने के पहले आपको ये करना है। इसके बाद करना है टाइप्स ऑफ माइनिंग। पहला है ओपन पिट माइनिंग, shaft mining, trench mining, rat hole mining, और 5वां ओपन पिट। मतलब क्या होता है, जैसे गोवा में आयरन का माइनिंग, ये ओपन पिट माइनिंग का उदाहरण है। ओपन पिट मतलब होता है कि सतह पर, ये सतही उत्खनन है, ऊपर के चट्टानों में ही मिनरल्स मिलता है। शैफ्ट माइनिंग का मतलब है डीप माइनिंग, गहराई में। ऐसे माइन गहरे होते हैं और ऊपर से ये इस तरह से माइंस के अंदर में जाया जाता है, डीप माइनिंग। जैसे शेफ्ट माइनिंग का उदाहरण होगा कोलार गोल्ड फील्ड्स, कोलार गोल्ड फील्ड्स। ट्रेंच माइनिंग, ट्रेंच मतलब होता है गड्ढा खोद के। जैसे ये ट्रेंच है, इस तरह का जो माइंस, इसमें एक्सकैवेशन हो रहा है, इस तरह से सीढ़ी बना के लोग करते हैं, देखा होगा आप लोगों ने। ये ट्रेंच माइनिंग है। रैट होल माइनिंग तो मैंने बताया ही था कि इस तरह का जो पहाड़ी रहता है उसमें ट्रेंच माइनिंग तो कॉमन है। जैसे झरिया,
ट्रेंच माइनिंग का उदाहरण झरिया में जो कोल माइनिंग है वो एक तरह का ट्रेंच माइनिंग है। और ये होता है रैट होल माइनिंग, जिसमें पहाड़ में छेद बना करके चूहे के बिल की तरह लोग, ये मैंने आपको बताया था कि खासी हिल्स में लिग्नाइट का माइनिंग किया जाता है। एक तरह का ये चोरी है, इलीगल माइनिंग है ये अवैधानिक माइनिंग है। ये अवैधानिक माइनिंग है। एलिमेंट से मिनरल भी बन सकता है। और माइनिंग का कोई टाइप अगर आपको पता हो तो बताओ। कई बार कुछ इंजीनियर्स रहता है जो नमस्कार। ओके, तो ये है तुम्हारा टाइप ऑफ माइनिंग। निवेदिता, भीषण कुमार, अभी लोग ज्वाइन ही कर रहे हैं। चलिए, ऑल राइट। तीसरा लिखिए, मिनरल बेल्ट्स ऑफ इंडिया में आपको मेजर मिनरल बेल्ट्स कौन से हैं? ये आपको देखना है।
पहला मिनरल बेल्ट है, ये हमारा पहला मिनरल बेल्ट है। ये दूसरा है, क्या नाम है भी हम नामाकरण करेंगे। ये तीसरा है। चौथा है। पांचवा है। जल्दी बनाओ। 5 मिनरल बेल्ट्स इंडिया के। एक मिनट रुक जाओ। इसमें पांचवा है हाइड्रोलिक माइनिंग। महावीर हाइड्रोलिक माइनिंग, महावीर प्रताप का कंट्रीब्यूशन है ये। हाइड्रोलिक माइनिंग है पानी के दाब से मिनरल को एक्सट्रैक्ट करना। पानी के फोर्स से पेट्रोलियम माइनिंग में भी हाइड्रोलिक माइनिंग का यूज किया जाता है। बहुत सारे मिनरल्स जिसको डिसॉल्व करके पानी ला सकता है ऊपर में, उसमें भी हाइड्रोलिक माइनिंग होता है। तो हाइड्रोलिक माइनिंग को ही ऐड कर लो। अच्छा लगा मुझे ये पॉइंट। ओके, अब आइए मिनरल बेल्ट्स ऑफ इंडिया में। पहला है नॉर्थ ईस्ट मिनरल बेल्ट, या इसको तुम पूर्वी भी लिख सकते हो, लेकिन जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के मैप में 1 को नॉर्थ ईस्ट ही लिखा गया है। कई बार नॉर्थ ईस्ट से लोग यहाँ पे संदर्भ मानते हैं, लेकिन इसी को नॉर्थ ईस्ट लिख रहा है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। पूर्व अथवा उत्तर पूर्व ऐसे करके आप अब इस पे एक नोट्स तो लिखना ही होगा। तो लिखो, यह छोटा नागपुर का पठार बंगाल के रानीगंज, पुरुलिया, उड़ीसा हिल्स, उड़ीसा हिल्स, उड़ीसा हिल्स से युक्त क्षेत्र है। भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्र, सर्वाधिक महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्र। इसे मिनरल हाउस ऑफ इंडिया कहते हैं। मिनरल हाउस ऑफ इंडिया कहते हैं, जिसमें धारवाड़, कड़पा, सिंहभूम आयरन ओर तथा सतह के ऊपर मुख्य रूप से गोंडवाना की चट्टानें फैली हैं। अतः यहां सभी प्रकार के खनिजों की बहुतायतता है। लिखो, यहां कोयले का विशाल भंडार है। लिख सकते हो आप इस विषय पे, यहां आप लिख सकते हो आप
कोयला कहाँ कहाँ मिलता है? देखो, हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद, झरिया, रानीगंज, तालचेर, ये पूरा क्षेत्र आएगा कोयला का। लोहा कहाँ मिलता है? सिंहभूम, लोहरदग्गा, मयूरभंज, सुंदरगढ़, क्योंझड़, मैंने फिजियोग्राफी जब आपको लिखवाया था तो उस समय मैंने लिखवाया हुआ है। भारत के भौतिक भूगोल के नोट्स को देखोगे तो वहाँ मिनरल पे मैंने काफ़ी कुछ लिखवाया हुआ है। यही पाप हम करते रहते हैं कि हमारे स्टूडेंट ही कहते हैं कि पूरा सिलेबस नहीं पढ़ाता है। नोआ मुंडी, गुआ, जामदा, गुआ हिल्स, जामदा हिल्स, नोआ मुंडी हिल्स, सब सिंहभूम वाले एरिया में। किरीबुरू हिल्स उड़ीसा में। सुंदरगढ़ में जोडा माइंस मैंगनीज के लिए, सुंदरगढ़ में लाइमस्टोन। जादूगोड़ा हिल्स यूरेनियम के लिए। लोहरदग्गा में बॉक्साइट माइनिंग। लिख सकते हो या नहीं? मोसाबानी, राखापोशी, तांबा का है सब। मोसाबानी, चक्रधरपुर, घाटशिला, तांबा। तो आपको इस मिनरल बेल्ट्स में बोकारो का कोयला, बोकारो में कोल है ना, बोकारो कोल फील्ड्स, ईस्ट बोकारो कोल फील्ड्स, वेस्ट बोकारो कोल फील्ड्स। तो अगर एक डायग्राम बना करके इन फील्ड्स को दिखा दोगे तो अच्छा रहेगा। लेकिन सवाल क्या है कि इस तरह के प्रश्न पूछे नहीं जाते, पीसीएस में पूछे जाएंगे, लेकिन आपको तैयारी रखनी है, क्योंकि क्या पता कहाँ यूज करने को मिल जाए। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं, आज समझाते भी हैं कुछ कुछ। मान लो कि आपने सम्राट अशोक के बारे में पढ़ा और उसके प्रशासन और टैक्सेशन पे पढ़ा, अच्छी बात है, आपने रट लिया। लेकिन यूपीएससी प्रश्न पूछेगी कि मराठा साम्राज्य में जो टैक्सेशन की विधि थी उसका मौर्य साम्राज्य के टैक्सेशन से तुलना करें तो। एक उदाहरण ले रहे हैं बस। चलो मान लो टीचर ने ये भी पढ़ा दिया आपको एक उदाहरण के रूप में, तो पूछ दिया कि बलवन का जो टैक्सेशन था उसका मराठा के टैक्सेशन से तुलना करें, तब क्या करोगे? तो सबसे पहले तो आप लोगों को ये समझना होगा कि आपकी भूमिका है आईएएस बनने में, और आप कैसे विषय वस्तु को लेते हो, समझते हो। टीचर तो बेचारा सब पढ़ा रहा है, सब पढ़ाएगा वो। तो ये एबिलिटी अगर डेवलप कर लोगे ना तो कोई नहीं रोक सकता। चलो ओके, दूसरा लिखो। दूसरा है मध्य सेंट्रल मिनरल बेल्ट। लिखो, इसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ दंडकारण्य,
पूर्वी महाराष्ट्र, विदर्भ, एवं पूर्वी मध्य प्रदेश के भाग सम्मिलित हैं। यहां भी प्रमुखता से कोयला, जैसे मध्य प्रदेश में है ना, उमरिया, पेंच, कान्हन, कान्हा, तावा वैली, लिखते जाइए, सिंगरौली, तेलंगाना के उत्तरी भाग में है सिंगरेनी, चंद्रपुर है महाराष्ट्र में कोयला, कोरबा छत्तीसगढ़ में। तो कोयला का बेल्ट ये भी है, लिखो, अर्थात गोंडवाना की चट्टानें प्राप्त होती हैं इन भागों में, गोंडवाना यहां मिलता है। लिखो, परंतु सबसे प्रमुख चट्टान कड़पा है, यहां पे सबसे प्रमुख चट्टान कड़पा है। जैसे दंडकारण्य, छत्तीसगढ़ बेसिन, भंडारा प्लेट्यू, बालाघाट प्लेट्यू, सब चित्र दिख रहा है मुझे। भंडारा, बालाघाट, यहां पर लिखो कॉपर, जिंक, लेड, सिल्वर के भंडार हैं, जबकि दंडकारण्य में बैला डीला, दिल्ली राजहरा, लौह अयस्क के भंडार हैं। तो इस बेल्ट का भी वर्णन करना है। इसी बहाने सारा मिनरल्स कैप्चर कर रहे हो। ये तो सीखने का मेथड है, लर्न करने का मेथड है। कैसे वर्ल्ड इंडस्ट्रीज को और वर्ल्ड के रिसोर्स को एक साथ इंटीग्रेट कर दिया, वर्ल्ड के सारे जो भी इंडस्ट्रियल रीजन्स थे उसको इंटीग्रेट कर दिया, तो कितना सरल हो जाता है। अब अलग से रिसोर्स पढ़ो, अलग से इंडस्ट्री पढ़ो, अलग से इंडस्ट्रियल रीजन पढ़ो, फायदा क्या है जब तीनों लिंक्ड है। इतना एनर्जी और टाइम वेस्ट करने का आखिर निष्कर्ष क्या है? कुछ नहीं। तो हमारे मेथड को अपनाइए और मिनरल्स का जो मैप आता है ना, उसको एक बार देख लीजिए। अब इसमें क्या नहीं बता दिया, पेंच, कान्हन, तावा वैली छोड़ा क्या मैंने, सिंगरौली, सिंगरेनी, उमरिया, पता नहीं, सब तो बता ही दिया, कोरबा, तालचेर। नंबर 3 पे आओ, यह है पश्चिमोत्तर, नॉर्थ वेस्टर्न। नॉर्थ वेस्टर्न मिनरल बेल्ट, लिखो इसके अंतर्गत दक्षिणी अरावली, उत्तरी अरावली, ये पूरा अरावली का क्षेत्र है। दक्षिणी अरावली, उत्तरी अरावली, यहां कड़पा श्रेणी की चट्टानें व्याप्त हैं तथा विंध्य की चट्टानें भी विस्तृत हैं। मुख्य रूप से नॉन फेरस धात्विक खनिज
का भंडार है। लिखो खो दरीबा दिगाना माइंस, खो दरीबा दिगाना माइंस, खेतरी झुंझुनू में खेतरी माइंस। फिर लिखो दक्षिणी भाग में, नहीं मध्य भाग में मकराना माइंस, संगमरमर, इमारती चट्टानें, विंध्य श्रृंखला की चट्टानें यहां पर है। फिर लिखो दक्षिणी भाग में जवार माइंस, उदयपुर हिल्स में। यहां पे वही सिल्वर, चांदी, जिंक, शीशा, कॉपर, नंबर 4, नंबर 4 में आओ। यह है साउथ वेस्टर्न मिनरल बेल्ट। नामकरण का ध्यान रखना है, जो जियोलॉजिकल सर्वे ने बनाया है मैप वही बनाना है। तो यह है साउथ वेस्टर्न मिनरल बेल्ट। लिखो इसके अंतर्गत गोवा, पश्चिमी कर्नाटका, पश्चिमी एवं उत्तरी कर्नाटका के भाग सम्मिलित हैं। मुख्य रूप से धारवाड़ की चट्टानें प्राप्त होती हैं, जिसमें आयरन ओर जैसे कुद्रेमुख है, बाबा बुदान हिल्स है, गोवा के माइंस हैं। ओके, फिर लिखो दक्षिणी बेल्ट, साउदर्न बेल्ट। साउदर्न इधर हो गया, मंदिर का सारा जाना उधर सामने हो गया। और मेरे रूम में, आपके रूम में करवाना है? हाँ करवा दो। वही मैं इसलिए पूछी। हाँ ठीक है। लिखो इसके अंतर्गत दक्षिणी में, इसके अंतर्गत दक्षिणी कर्नाटका और पूर्वी कर्नाटका, तमिलनाडु पठार सम्मिलित हैं। यहां लिग्नाइट, इसमें रायलसीमा भी लिख लो, रायलसीमा का पठार। लिखो यहां लिग्नाइट नेवेली में, और कड़पा सीरीज की चट्टानें हैं। जिसमें लिमोनाइट और सीडेराइट, जिसमें लिमोनाइट और सीडेराइट। इसमें एक और लिख सकते हो कि कुछ अब्रक माइका, आंध्र प्रदेश के नेल्लूर क्षेत्र में कुछ माइका भी मिलता है। तो नेल्लूर में माइका, वैसे माइका का माइन तो सबसे बड़ा कोडरमा था, जो कि हमारे बेल्ट नंबर 1 में है ना। तो आप वहां तो ये 5 मिनरल बेल्ट्स ऑफ इंडिया है, और पांचों के माध्यम से आप दर्शा सकते हो।
अब मुझे बताओ कि भारत में कोयला का डिस्ट्रीब्यूशन, क्या मैंने ये पढ़ाया था? भारत में कोयले का डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ाया था क्या? भारत के कोयले का भी वही वर्गीकरण है जो विश्व के कोयले का है। नहीं पढ़ाया था, पढ़ना है। अभी तो सारा कोयला का नाम बता ही दिया, लेकिन फिर भी कोल में सबसे पहले होता है उत्पत्ति कैसे हुआ, गुणवत्ता किस प्रकार की है, गुणवत्ता एवं विश्व कोल से तुलना, विश्व के कोल से तुलना। तीसरा है इसका वर्गीकरण एवं वितरण। चौथा है उपयोगिता विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में, विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में उपयोगिता क्या है, इस पे बात करनी होगी। स्ट्रक्चर बना लिया तो इंडिया का मैप बनाओ। तो भारतीय कोल की उत्पत्ति कैसे हुई है, ये मैंने आपको भूगर्भ शास्त्र में गोंडवाना फॉर्मेशन, गोंडवाना चट्टानें कैसे बनी, क्या हो, इसमें सब समझाया भी है, लिखवाया भी है। तो ये पार्ट हो चुका है। गुणवत्ता और विश्व कोल से तुलना करेंगे तो यहाँ पे लिख लो, ये है वर्ल्ड कोल, ये है इंडियन कोल। तो वर्ल्ड कोल का कैलोरीफिक वैल्यू हाई होता है, इसका लो होता है। दूसरा, सल्फर की मात्रा लो होती है, यहां हाई होता है। तीसरा यहां पे है मॉइस्चर, आर्द्रता लो होती है, भारतीय कोल में हाई होता है। कार्बन का कॉन्सेंट्रेशन 90 से 95% है, भारत वाले का 80% है। पांचवा, इसकी उत्पत्ति 300 से 280 मिलियन वर्ष पूर्व हुई और भारतीय कोल का 220 से 180 मिलियन वर्ष पूर्व हुई। तो भारत का कोल नया है। समझ में आ गया होगा। तो पहला पैराग्राफ में क्या लिखना है, फिर दूसरे पैराग्राफ में क्या लिखना है। बहुत ही शानदार नोट्स बन सकता है आपका। अगर आपने फिजिकल का क्लास नहीं भी किया है तो उसके वीडियोस को देखोगे। मुझे लगता है कि आप लोग सब लोग पीछे से वीडियो देखना शुरू करो, ओशनोग्राफी से लेके पूरा। जितने लोगों का फी पे होगा, एज पर रूल सब लोग को उस वीडियो को देखने का पूरा अधिकार है। अंकुर प्रकाश नहीं हुआ है तो क्या हो गया, एक पैराग्राफ वहां से ले लेना बाद में। ज्योग्राफी तो लिंक्ड है ही। अगर मान लो कि एक बात कहते हैं तुमसे, हमारी सबसे पहली क्लास जो ज्योग्राफी में शुरू होती है वो ओशनोग्राफी से शुरू होती है। तो जब भी हम ओशनोग्राफी पढ़ाते हैं तो मुझे लगता है कि यार इसके पहले तो क्लाइमेटोलॉजी कर देना चाहिए था या जियोमॉर्फोलॉजी कर देना चाहिए था। अब जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ाने जाते हैं तो लगता है कि इसके पहले तो ये कर देना चाहिए था। क्लाइमेटोलॉजी पढ़ाने जाते हैं तो लगता है कि इसके पहले इन्वायरमेंट पढ़ा देना चाहिए था। सब लिंक्ड है, इसलिए कभी भी असंतुष्ट फील नहीं करो कि मेरा वो नहीं हुआ है। वो कहीं से भी शुरू करोगे ना, वही लगेगा कि अरे वो भी थोड़ा सा लिंक्ड है, इसलिए आप परेशान ना रहो।
अच्छे हो, इंटेलिजेंट हो, जैसा कि दिख रहा है मुझे अभी। तो एक गुणवत्ता और विश्व से तुलना कर दिया। वर्गीकरण पे आते हैं। तो भारतीय कोल का वर्गीकरण है सबसे पहला तो है भारत में एंथ्रासाइट कहाँ मिलता है भाई? तो ये तो कश्मीर वैली में बहुत ही थोड़े मात्रा में है और कहीं नहीं मिलता है, लेकिन एंथ्रासाइट। लेकिन यहाँ पर भारत में मेन क्या है? बिटुमिनस है। और बिटुमिनस में कोकिंग कोल है। कोकिंग कोल मिलता है झरिया में। मेटलर्जिकल है। मेटलर्जिकल कोल भी झरिया के पास में ही मिलता है, वहीं मिलता है। भारत का बेस्ट कोल झरिया में ही है, दामोदर बेसिन में है। फिर लो बिटुमिनस है, तो ये सब जगह मिलता है, रानीगंज और तालचेर। अभी तो बोला सारा नाम यार। कोरबा में भी मेटलर्जिकल है। मध्य प्रदेश वाला सारा, एमपी का कोल, महाराष्ट्र का कोल, सब इसके अंतर्गत आएगा। तीसरा में आओगे तो है तुम्हारा टर्शियरी कोल। टर्शियरी कोल मेनली दो जगह में है, जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर में भी दो जगह में है, नीच होम NICH CHA, रुको ठीक कर देते हैं, नीचा होम और कालाकोट और उधमपुर में एंथ्रासाइट भी है। और टर्शियरी कोल और एक जगह है असम में। असम में वही है, माकुम, नजीरा, शिवसागर, डिगबोई, नहरकटिया, इस तरह का असम में टर्शियरी कोल का भंडार मिलता है। इंडिया के फिजिकल वाले भी जाकर के भूगर्भ शास्त्र वाला मैप में सब पढ़ना है तुम लोगों को। उसके बाद है लिग्नाइट। लिग्नाइट मिलता है गुजरात, राजस्थान में सबसे ज़्यादा है लिग्नाइट। और है तमिलनाडु। तमिलनाडु में बताया ही नवेली है। राजस्थान में पालना है। गुजरात में सावरकंठा, बानसकंठा, उत्तरी गुजरात का भाग और कच्छ के भाग में मिलता है। तो ये लिग्नाइट का वितरण है। NCERT और किसी भी बुक का एक बार सहारा लोगे तो ये सब चीज़ें आसानी से मिलेंगी। आप ह्यूमन इकोनॉमिक्स से जो ज्वाइन किए हो तो फिजिकल आपका बचा हुआ है, तो फिजिकल का आप बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि देखो वीडियो क्लास 1.5 से 2 घंटे का, पौने 2 घंटे का वीडियो क्लास इफेक्टिवली होता है। और आपको चाहिए कि 2 क्लास रोज कम से कम देखें। और ज्योग्राफी में ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमने 3 महीने पहले पढ़ाया हो और कल पढ़ाने जाएं तो उसमें कुछ भी ऐड कर पाए। एक अक्षर नहीं होगा। तो चूंकि उद्देश्य ये है कि टाइम पे सब कुछ आप लोग का भी खत्म हो जाए, सबका खत्म हो, सब लोग पढ़ो। हमारा तो काम है क्लास लेते रहना, हमारा तो साइकिल चलते रहेगा। हम तो फिर फ्रेश बैच स्टार्ट करेंगे ही करेंगे। एक बार फिजिकल से शुरू करेंगे, फिर एक बार ह्यूमन से शुरू कर देंगे। बीच में भी स्टूडेंट्स इंक्वायरीज आता है
एडमिशन्स लेते हैं, चाहते हैं हमसे ही पढ़ना, तो हम उनको एंट्री देते हैं। एंट्री नहीं देंगे, 6 महीना वेट करवा देंगे, तो उनका बहुत बड़ा डैमेज है। वर्गीकरण हो गया। अब यूटिलाइजेशन में चलते हैं। यूटिलाइजेशन कोल का सबसे पहले कहाँ, सबसे ज़्यादा तो पहले रेलवेज में होता था, लेकिन रेलवेज का घटते जा रहा है। थर्मल प्लांट में सबसे ज़्यादा यूटिलाइजेशन हो रहा है, थर्मल पावर प्रोडक्शन, थर्मल प्लांट्स में। फिर होता है आयरन एंड स्टील में, फिर होता है सीमेंट इंडस्ट्री में, फिर होता है डाई एंड कलर, फिर हो सकता है केमिकल इंडस्ट्रीज में, रासायनिक उद्योगों में। हालांकि डाई एंड केमिकल उद्योग के अंतर्गत ही डाई एंड कलर आता है, तो इसको तुम लिख सकते हो अदर केमिकल इंडस्ट्रीज। कोयले का यूटिलाइजेशन है, इसको कैसे दिखाया जाता है? एक लेकर के ऐसे सेक्टर दिखा दोगे, ये हमारा थर्मल प्लांट है 1, आयरन स्टील है 2, तो ये हो गया हमारा 1, ये हो गया हमारा 2। फिर आएगा हमारा रेलवेज और 3 और 4 और 5, 6, 7 ऐसे करके जो डिफरेंट सेक्टर्स है उसको दिखाया जाता है पाई डायग्राम्स पे। इसी को बोलते हैं पाई डायग्राम। अब जो स्टूडेंट 10th क्लास तक कुछ पढ़ा ही नहीं है, वो अचानक से सिविल सर्विसेज में बहुत बड़ा परफॉर्मेंस दे दे, मुझे तो सीरियस डाउट आता है। वो सपना देख सकता है, वो जोश में काम कर सकता है, लेकिन कोशिश करो मेहनत करने का। 1 साल 2 साल का टाइम दो अपने आप को, 2 साल का टाइम दो अपने आप को, बिना कहीं फॉर्म भरे मेहनत से पढ़ने का, सीखने का। इंडिया ईयरबुक, हर साल तो ये डेटा बदलना है। इंडिया ईयरबुक में आप इसको देख सकते हो। यूटिलाइजेशन में पाई डायग्राम का प्रयोग। पाई डायग्राम कितने लोगों को आता है? बहुत आसान सा चीज़ है। पहले का वीडियो अवेलेबल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कॉल करो सेंटर पे, सबको विजिबल कर देंगे। इसमें ना ये सबसे अच्छा इसका है इंडिया ईयर बुक। इसको उठाओगे तो ये आपको मिल जाएगा, कोयले का यूटिलाइजेशन। फिर कोयले का एक मैप बनाओ, कोयले का मैप नहीं, इंडिया का मैप, जिसमें कोयला प्लॉट कर दो। सारे कोयला जहां मिलता है उस क्षेत्रों को प्लॉट करो। अब आप लिखो भारत के खनिज के आर्थिक महत्व या भारत के खनिज संसाधन की पर्याप्तता पर निबंध लिखें, पर विश्लेषण करें, का पता नहीं क्या, का विश्लेषण करें, का विश्लेषण करें। इस तरह का प्रश्न भी संभावित रहता है। हर तरह से आपको तैयार रहना है। प्रश्न इस तरह का ज्यादा आ सकता है।
वो उस तरह का प्रश्न रहेगा कि कोयले का वितरण बताओ, लोहा का वितरण बनाओ, माइंस का नाम बताओ। वो पीटी में, स्टेट में कहीं कहीं आ सकता है, आईएएस में नहीं। अब इसको, इस तरह के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए, या ऐसा भी पूछ सकता है कि भारत के खनिज संसाधन का इकोनॉमिक क्लासिफिकेशन करें, इकोनॉमिक क्लासिफिकेशन करें, इस तरह का प्रश्न आता है। तो इसका बहुत सुंदर सा वर्ण अप्रोच है, जो कि भारत के मिनरल मैप में जो जियोलॉजिकल सर्वे है उसी का है क्लासिफिकेशन बनाया हुआ। तो भारत को हम लोग 4 वर्ग में बांटेंगे। पहला है खनिज संसाधन जिनमें भारत समृद्ध है तथा निर्यात क्षमता है, ये पहला वर्ग होता है। समझ में आया? वे खनिज संसाधन जिसमें भारत रिच है और निर्यात करने की क्षमता है। दूसरा है खनिज संसाधन जिनमें भारत समृद्ध है लेकिन निर्यात की क्षमता नहीं है, निर्यात नहीं कर सकता है, उतना ही है जितना इसको खुद के लिए चाहिए। तीसरा है खनिज संसाधन जिसमें भारत असमृद्ध है, इंडिया डेफिशिएंट, असमृद्ध, डेफिशिएंट है, और आयात की आवश्यकता है, असमृद्ध है। और चौथा है इतना असमृद्ध है कि पूर्णतः आयात पर आधारित है। पूर्णतः आयात पर आधारित है। ये आप देखो, इसमें मैंने सी में पेट्रोलियम, नेचुरल गैस को भी ऐड किया, और यहां निकेल, क्रोमियम, शेल गैस, इसको ऐड किया। इल्यूमिनाइट किसका ओर है बताओ? इल्यूमिनाइट किसका ओर है? फ्यूचर मेटल किसको कहते हैं? स्क्रैचलेस मेटल क्या है? इतना गेस करने के लिए दे दिया, बोलो। मैंने लिखा है खनिज के आर्थिक महत्व, भारतीय खनिज संसाधन के आर्थिक महत्व क्या है, ऐसा प्रश्न आएगा। या भारतीय खनिज संसाधन की पर्याप्तता पर विश्लेषण करें, ऐसा प्रश्न आएगा। या तीसरा, भारतीय खनिज संसाधन का आर्थिक वर्गीकरण प्रस्तुत करें, आर्थिक उपयोगिता के आधार पर वर्गीकरण प्रस्तुत करें, ऐसा कोई प्रश्न आएगा। तो उसके लिए मैंने भारत के संसाधनों का 5 वर्ग बना दिया। पहला वर्ग है खनिज संसाधन जिनमें भारत समृद्ध है और निर्यात की क्षमता भी है, भारत के लिए भी सफिशिएंट है, तो और निर्यात की क्षमता भी है, जैसे कोयला, माइका, आयरन, पायराइट, कैल्साइट मिनरल्स,
ये सब भारत में बहुत है। दूसरा है खनिज संसाधन जिनमें भारत समृद्ध है परंतु निर्यात क्षमता नहीं है। बैटरी अचानक से पता नहीं कैसे डिप कर गया। इसमें आएगा बॉक्साइड, कॉपर। कॉपर को फिर हमने बाद में सी में डाल दिया है। तो बॉक्साइड, मैंगनीज, कैल्शियम कार्बोनेट, चूना पत्थर, डोलोमाइट, जिप्सम, ये सब वो है जिसमें भारत समृद्ध है लेकिन निर्यात नहीं करता है। फिर तीसरा है वे खनिज संसाधन जिसमें भारत असमृद्ध है और आयात की आवश्यकता है। इसमें पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, चांदी, जिंक, कॉपर, ये सब आएगा। चौथे में है, नंबर 4 में है खनिज संसाधन जिनमें भारत समृद्ध है, नहीं, असमृद्ध है। खनिज संसाधन जिसमें भारत असमृद्ध है तथा पूर्णतः आयात पर आधारित है। पूर्णतः आयात पर आधारित है। फिर है फ्यूचरिस्टिक मिनरल्स। भविष्योन्मुखी खनिज संसाधन, भविष्य में भारत के पास प्रचुर होगा, वैसा एक ग्रुप है। जिससे मैंने थोरियम बताया 48% भारत में है। मोनाजाइट सैंड मालाबार में है। इल्यूमिनाइट, टाइटेनियम का ओर है। टाइटेनियम जिसको फ्यूचर मेटल कहते हैं। स्क्रैचलेस मेटल होता है एल्यूमिनाइट। डी में शेल गैस के बाद है टंगस्टन। डी में है यूरेनियम, डायमंड, गोल्ड, निकेल, क्रोमियम। फिर से यूरेनियम, डायमंड, गोल्ड, निकेल, क्रोमियम, शेल गैस, टंगस्टन। टंगस्टन का और वुल्फ्राम होता है। क्या आप लोग लिख पाए?
मिनरल के इस विभाजन को क्या आप समझ पाए? ओके, तो आप इस तरह के प्रश्न बहुत ही संभावित रहते हैं। साउंड आ रहा है ना? अब आप लिख पा रहे हो? कोल, माइका, आयरन, पायराइट, कैल्साइट, बॉक्साइट, मैग्नीज, कैल्शियम कार्बोनेट, डोलोमाइट, जिप्सम। तीसरे ग्रुप में है पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, सिल्वर, जिंक, कॉपर। चौथे ग्रुप में है यूरेनियम, डायमंड, गोल्ड, निकेल, क्रोमियम, शेल गैस। कभी कभी गोल्ड का उत्पादन जब शुरू हो जाता है तो यहाँ पे आ जाएगा। कोलार में अब माइनिंग फिर से दोबारा शुरू करवाया गया है। रायचूर में हट्टी माइंस है जहाँ गोल्ड मिलता है, मेनली हट्टी माइंस रायचूर और कोलार माइंस, ये दो है गोल्ड के लिए। फिर कुछ सुवर्ण रेखा नदी में, तो कुछ इसी तरह से सोन रिवर में सैंड में कुछ पार्टिकल्स मिलता है गोल्ड का, और तो कहीं गोल्ड है नहीं। चलो बस आज के लिए इतना ही।